नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है, किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की अगर हम बात करें तो उन्होंने एडिशनल टैक्स बेनिफिट दिए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना पड़ेगा? आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए एनपीएस के अंदर या नहीं करना चाहिए? इन बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, अभी के केस में फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो लोग पीपीएफ में अकाउंट खुलवाते हैं, पीएफ के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं। क्या एनपीएस के अंदर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं? देखो विनय जी, मुझे रिटायरमेंट के लिए एनपीएस सबसे बेस्ट स्कीम लगती है। मुझे इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं लगती है विनय जी। एक चीज तो मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, काफी लोगों के माइंड में यह भी कंसर्न रहता है कि हमारा पैसा 60 साल तक लॉक हो जाएगा, 40% की तो एन्युटी लेनी पड़ेगी और इमरजेंसी में हम क्या करेंगे। इसका भी ध्यान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। पार्शियल विड्रॉ इन केस ऑफ डेथ, वहां पर कैसे पैसा निकलेगा। तो मेच्योरिटी रूल के लिए और पार्शियल विड्रॉ रूल की भी बातें करेंगे हम यहां पर। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल विनय जी, पीएफ में अगर आपने पैसा या अकाउंट अपना खुलवाया है या पीपीएफ में पैसा जमा करवाते हैं तो भी आप एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई रोकदारी नहीं है। सबसे अच्छी चीज है ईपीएस में आपकी जो आपको पेंशन मिलती है। देखो, पीएफ में दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो आपको पैसा लमसम मिलता है जब भी आप अपनी कंपनी छोड़ते हैं या अपनी जब जॉब खत्म करते हैं तो उसके बाद आपको एक लमसम पैसा मिलता है। एनपीएस में भी ऐसा ही होता है। पर ईपीएस में जो आपको पेंशन मिलती है इतनी थोड़ी होती है और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है विनय जी, उसको देखते हुए ईपीएस की पेंशन आपको पूरी नहीं पड़ने वाली है। आपको एक अल्टरनेट रिटायरमेंट सेविंग की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए और एनपीएस उसका सहारा बनता है। उसके अलावा एनपीएस में आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो जो लोग जॉब में है उनको तो 101% विनय जी एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कोई भी सिटीजन इसको अप्लाई कर सकता है। 18 ईयर से 70 ईयर आपकी अगर एज है तो आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिलैक्सेशन भी दिया है कि आप अगर एनआरआई हैं, ओसीआई होल्डर हैं, तब भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के नाम से भी अब एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बना लेंगे कि बच्चों के लिए खुलवाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा, कितना बेनिफिट होगा, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिल जाता है 12 डिजिट का, जो आपको पूरे लाइफ एक नंबर आपको एक प्रदान भी होता है। तो आशीष जी, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर वो एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो वो कितने तरह के एनपीएस अकाउंट होते हैं। और फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि जो आपका अकाउंट मैनेजर है उससे आप काफ़ी खुश नहीं रहते, अगर आपको स्विच करना है तो उसके लिए क्या पॉलिसी है? उसके लिए भी ध्यान रखा है, क्योंकि देखो एडिशनल टैक्स बेनिफिट की विनय जी आपने बात की थी, उस पर हम आएंगे। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। टाइप ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, टायर 1 और टायर 2। देखो, टायर 1 में ही आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। टायर 2 में आपका जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है उसकी तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। पर आज का मुद्दा हमारा है टायर 1 अकाउंट, क्योंकि यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टायर 2 की हम कभी फिर डिस्कस करेंगे कि टायर 2 का यूज आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट की तरह कैसे कर सकते हैं, क्यों ये म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है, वो सब बातें करेंगे। टायर 1 में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका पैसा 60 साल तक लॉक हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में। अलग विड्रॉ रूल है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं। दो तरह की आपको चॉइस मिलती है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। और आप अपने एज के हिसाब से क्या करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कितनी नॉलेज है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो पैसा इसमें डालते हैं एनपीएस में, 75% मैक्सिमम इक्विटी में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड का ऑप्शन मिलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑप्शन मिलता है, अल्टरनेट एसेट्स जैसे रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, आरईआईटी काफी फेमस हो रहा है, उसमें भी आप अपना 5% तक का पैसा डाल सकते हैं। और आपने जैसे बोला, अगर आप अपने फंड मैनेजर से खुश नहीं हैं, उस केस में आप साल में एक बार अपने फंड मैनेजर को भी स्विच कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एक और अच्छी बेहतरीन चीज जो मुझे सबसे बेस्ट एनपीएस में लगती है विनय जी, जो कि आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलती है, जो करंटली आप खुद से ड्राइव करते हैं, खुद से अपने पैसे को मैनेज करते हैं, यहां पर आप अपने एसेट अलोकेशन को भी साल में 4 बार चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है देखो इक्विटी मार्केट नीचे जाने वाली है, तो अपना पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड में स्विच कर सकते हैं, जहां पर आपका पैसा पीएसयू बैंक के पेपर्स, या अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जो रहती है, स्टेट बैंक के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं मनी मार्केट के, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको स्विच की पॉसिबिलिटी, फंड मैनेजर तो छोड़ो, आपके एसेट अलोकेशन की भी पॉसिबिलिटी आपको एनपीएस में देखने को मिलती है विनय जी। अब आशीष जी, यहाँ पे ये तो बात होगी कि
कैसे अकाउंट मैनेजर को मैनेज करना है या कैसे एसेट्स को मैनेज करना है, बट यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे एक होती है एक्टिव चॉइस और दूसरी होती है ऑटो चॉइस, तो उस इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्या चूज करना चाहिए। देखो, क्विकली बताना चाहूंगा, इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कितना किस एसेट क्लास में लगना चाहिए, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है विनय जी, 75% मैक्सिमम आप अपना इक्विटी में डाल सकते हैं अगर एक्टिव चॉइस में जाते हैं। एक्टिव चॉइस उनके लिए है जिनको जानकारी होती है कि जब मेरा पैसा इक्विटी, अब आपकी ओवरऑल इकोनॉमी बूम करती है तो इक्विटी में पैसा मूव करते हैं, और जब रिसेशन आता है, स्लो डाउन आता है, इक्विटी में कंसर्न आता है, तो अपना पैसा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मूव कर देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 50 साल तक की एज के लिए ही आप मैक्सिमम 75% इक्विटी डाल सकते हैं एक्टिव चॉइस में भी। देखो, ऑटो चॉइस में तो है कंडीशन आपकी, एक्टिव चॉइस में जैसे ही आप 50 साल से ऊपर होते हैं तो 2.5% कम करते चले जाएं हर साल, और 60, अगर इसी फॉर्मूले को देखें तो 60 साल के बाद, 60 साल के बाद आप मैक्सिमम 50% ही इक्विटी में डाल सकते हैं, बाकी आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही आपको डालना होगा। तो एक अच्छी चीज भी है विनय जी, यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है आपके पैसे का थोड़ा सा फायदा भी मिले। ऑटो चॉइस में आपके पास फिर से 3 ऑप्शन होते हैं, थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे विनय जी बाद में अलग से वीडियो में कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि आज का मुद्दा है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं रखना और टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेंगे। ऑटो चॉइस की अगर हम बात करें, फिर से 3 बातें होगी, एग्रेसिव ऑटो चॉइस, मॉडरेट ऑटो चॉइस और कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस। इसमें आपका जो फंड मैनेजर है आपकी एज के हिसाब से डिसाइड करता है कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना है। तो डिफरेंट पोर्टफोलियो लाइफ साइकिल्स के हिसाब से मॉडरेट में आप मैक्सिमम 50% डाल सकते हैं 35 साल की उम्र के बाद, उसके बाद हर 2% आपका कम होता चला जाएगा इक्विटी में। एग्रेसिव में आपका 75% मैक्सिमम हो सकता है और 35 साल के बाद आपका 4% के आसपास कम होना शुरू हो जाएगा इक्विटी में, क्योंकि वो सिक्योरिटी आपका ज्यादा प्रेफर करते हैं फंड मैनेजर। और कंजर्वेटिव में आप मैक्सिमम 25% इक्विटी में डाल पाएंगे और उसके बाद 1% आपका कम होता चला जाएगा और ज्यादा पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड और उसमें जाएगा। तो विनय जी, ये 2 डिफरेंट चॉइस है आपकी। तो आशीष जी, अब मैं 2 क्वेश्चन साथ में पूछना चाहूंगा कि एनपीएस में क्या क्या एडिशनल बेनिफिट मुझे देखने को मिलेंगे। दूसरा, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जैसे एनपीएस में मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो होता क्या है कि आपका पैसा लॉक हो गया, तो उस केस के अंदर और मुझे मेच्योरिटी के ऊपर ही पैसा मिलेगा, बट अगर मुझे पैसा जल्दी निकलवाना है या फिर किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है या फिर एनी सर्कमस्टांसेस, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स देखने को मिलेंगे। टैक्स बेनिफिट का विनय जी एक अच्छी चीज करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली फॉर एनपीएस, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा आपका सेव हो ताकि बुढ़ापे में आपको फायदा मिल पाए। इसमें समझना होगा, आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है, जैसे आप 80C में 1.5 लाख रुपए की सेविंग करते हैं 1 लाख की, उसी तरीके से आपको 80CCD1 के अंतर्गत आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब आपका इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। ये तो 80C की बात होगी। काफी लोग अपनी LIC पॉलिसी, पीपीएफ में पैसा डाल देते हैं, तो इस पे इतना हम जोर नहीं देते हैं। पर एडिशनली आपको 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है 80CCD1B के तहत। इसका फायदा यह है कि जो आपको किसी और स्कीम में नहीं मिलेगा। अगर आप एनपीएस में 50,000 सेव करते हैं तो ही फायदा मिलेगा, तो सीधा सीधा आपको फायदा हो गया। तो 50,000 तो आपको जरूर एनपीएस में डालना चाहिए। अगर आपका टैक्स ब्रैकेट 20% या 30% में आते हैं तो उनके लिए तो एनपीएस अच्छा विकल्प बन के आता है। अब आपका अगर एम्प्लॉयर भी एनपीएस को सपोर्ट करता है और आपका एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सहारा देता है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 10% ऑफ यूर बेसिक आपका टैक्स फ्री हो जाता है। ये आपका एक और सुनहरा अवसर बन के आता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फायदा पहुंचाता है तो भी आपको ईपीएफ के साथ साथ एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। 20% और 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं। तो हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में अब आपको देखो विनय जी 1.5 लाख का बेनिफिट 80C का नहीं मिलता है, 50,000 का 1B का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर इसके बावजूद न्यू टैक्स रिजिम काफी मामलों में अच्छा भी होता है। देखो एनपीएस की अब स्पेसिफिकली बात करो, सिर्फ एनपीएस की बात करो तो यहां पर 10% की जगह 14% तक आपका एम्प्लॉयर आपके बेसिक का एनपीएस में जमा करवा सकता है। तो आपको बिल्कुल 14% के आसपास अपना बेसिक का एनपीएस में जमा करवाना चाहिए। और टेबल भी मैंने आपके सामने दिखाई है कि अगर आपकी बेसिक कितनी है उसके हिसाब से आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा। अगर आप 14% के प्लान के आसपास जाते हैं, 1 लाख रुपए अगर आपकी सेविंग है तो 9,984 रुपीज
हर साल आप एडिशनल टैक्स बचा पाएंगे। ये आपको एक अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। अब दुविधा की बात करते हैं। काफी लोगों को दुविधा रहती है कि मैं एनपीएस में लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करूं, 40% तो मेरा एन्युटी में चला जाएगा। ये तो विनय जी अच्छी बात है ना। देखो 40% आपका एन्युटी में जा रहा है और जो आपने टैक्स बचाया है 30%, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है, इनिशियली तो कम ही पैसा लगा रहे हैं। और आपको कौन सा फंड मैनेजर चूज करना है, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो ईपीएफ पीपीएफ इससे बेटर रिटर्न एनपीएस ने लाके दिया है। और जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, एनपीएस एक अच्छा रिटर्न की पॉसिबिलिटी आपको दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि रिटर्न के मामले में भी ये ईपीएफ और पीपीएफ के पीछे नहीं रहेगा। हालांकि यहां पर एनपीएस में क्योंकि इक्विटी में है तो 100% गारंटी नहीं होती, और 100% गारंटी चाहिए तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा सकते हैं, वो भी आपको बेटर रिटर्न दे रहे हैं एज कंपेयर टू पीपीएफ और ईपीएफ की अगर हम बात करें। मैच्योरिटी पे आपके 3 ऑप्शन होंगे। 60 ईयर की एज में आपको 60% आपका पैसा सीधा सीधा बाहर आ जाएगा टैक्स फ्री। ध्यान रखने वाली बात है, 60% पैसा आपका टैक्स फ्री वापस आ जाएगा। 40% की आपको पेंशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको उस समय देखो विनय जी जरूरत भी होगी। और कहीं आपका कॉर्पस 5 लाख से कम का बनता है एनपीएस में, तो आपको एन्युटी की जरूरत नहीं, आप फुल पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। और आपने बोला अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो पूरा का पूरा पैसा एनपीएस सब्सक्राइबर के डेथ होने के बाद सारा पैसा नॉमिनी को 100% लमसम के रूप में मिल जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली इसको यूज नहीं कर पाएगी, पता नहीं 60 साल के बाद क्या होगा। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 100% पैसा लमसम आपको मिल जाएगा। और पार्शियल विड्रॉ की भी पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ने रखी है। जैसे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, मैरिज रिक्वायरमेंट है, या चिल्ड्रन की एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, देखो एक बड़े गोल तो यही है विनय जी, इन गोल के लिए भी आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी आपका एनपीएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आने वाले समय में एनपीएस में कौन सा फंड आपको चुनना है, कहां पर आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, कौन सा ऑटो चॉइस एक्टिव चॉइस बेटर रहेगा, बच्चों के लिए एनपीएस खुलवाए ना खुलवाए, उन सब की बातें करेंगे। और वीडियो पर चैनल पे बने रहें। आज का दिन आपका शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।